गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लॉकडाउन का पालन करते हुए आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि गत कई दिनों से मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लिए हुए छोटे छोटे विभिन्न वीडियो क्लिपों के माध्यम से व टेस्टों के माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता तब होती है जब कोई भी टेस्ट हम आपके बीच में रखते हैं, न्यूमेरिकल्स रखते हैं, आप फौरन उसको हल कर देते हैं और शुद्ध हल करते हैं। कल जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था परासरण के बारे में, ऑस्मोसिस, और फिर उसके उपरांत परासरण के उदाहरणों के बारे में पढ़ा था। अब आज हम लोग उसके ठीक आगे परासरण दाब पर चर्चा करेंगे। परासरण दाब को समझने से पहले, जिसे अंग्रेजी में ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है, आइए इसके बहुत ही सरल उदाहरण की चर्चा करते हैं। जैसा कि हम पहले से ही यू आकार की नली ले रहे हैं, एक यू आकार की नली ले लेते हैं और इस नली में ध्यान दें, हम एक अर्धपारगम्य झिल्ली, और कोशिश हम ये करते हैं जो अर्धपारगम्य झिल्ली लगाते हैं वो रासायनिक झिल्ली हो, कॉपर फेरोसाइनाइड की Cu2FeCN6 की। इसमें एक तरफ हम शुद्ध विलायक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? शुद्ध विलायक ले लेते हैं और उसका लेवल हम देख लेते हैं कि कहाँ तक इसका लेवल है। शुद्ध विलायक जैसे मान लिया जल ले लिया, और मान लिया हमने 3 लीटर जल इस तरफ ले लिया। दूसरी तरफ हम विलयन ले लेते हैं। जाहिर सी बात है कि जब ये विलयन है तो इसमें 2 घटक होंगे, एक तो विलायक होगा और दूसरा कोई विलेय पदार्थ होगा। मान लिया जाए जो विलायक है वो जल है और जल की मात्रा इधर 2 लीटर है, और इसमें जो विलेय पदार्थ है शुगर है वो मान लिया जाए 100 ग्राम है। इस प्रकार से एक तरफ हमने विलयन लिया और दूसरी तरफ हमने शुद्ध विलायक जैसे जल को ले लिया और दोनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया। अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली न रही होती तो जाहिर सी बात है कि शुद्ध विलायक विलयन में समाहित होकर के एक नए विलयन के रूप में सामने आ जाता, अर्थात एक पतला विलयन बन जाता। क्योंकि पहले से उसमें 2 लीटर जल है, 3 लीटर जल वो भी मिल जाता, तो एक बहुत पतला विलयन यहाँ पर बन जाता। अर्थात पूरा जो अभी इधर शुद्ध विलायक है और इधर विलयन है वह केवल इस तरह न होकर के बल्कि पूरा क्या हो जाता, विलयन हो जाता है, एक पतला विलयन हो जाता है। परंतु यहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली की प्रवृत्ति होती है, उसमें गुण पाया जाता है, वह सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है। वह केवल अपने में से होकर विलायक के अणुओं को ही जाने देती है। अब प्रश्न यहाँ यह भी है कि विलायक इधर भी है और विलायक इधर भी है, लेकिन अगर हम लोग ध्यान दें तो विलायक की मात्रा इधर हमने ज़्यादा ले रखी है, बिल्कुल 3 लीटर ले रखा है, और इधर विलयन में जो विलायक की सांद्रता है वो मात्र 2 लीटर है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस साइड में शुद्ध विलायक जहाँ पर है यहाँ विलायक की मात्रा अधिक है और विलयन में इसकी मात्रा कम है। अब अर्धपारगम्य झिल्ली अगर न रही होती तो संपूर्ण पदार्थ यहाँ पर जो है तो मिल जाता, लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली होने के कारण ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ क्या होगा, अब विलायक के अणु जो है इस अर्धपारगम्य झिल्ली से स्वतः प्रवाह करने लगेंगे, क्योंकि विलायक की सांद्रता भिन्न भिन्न है दोनों ओर। अब चूंकि इधर विलायक की मात्रा ज्यादा है इसलिए विलायक अणु इधर से विलयन की ओर जाने लगेंगे, और जब इस प्रकार से इनका प्रवाह होने लगता है इसी घटना को हम परासरण कहते हैं। जाहिर सी बात है इधर लेवल गिरने लगेगा किधर, शुद्ध विलायक की ओर, और जाहिर सी बात है इधर लेवल बढ़ने लगेगा जिधर विलयन है। तो अब इसी समय हम एक कार्य करते हैं, इधर पर विलयन की ओर हम एक स्वचालित पिस्टन लगा देते हैं, ऑटोमेटिक पिस्टन लगा देते हैं। ऑटोमेटिक पिस्टन ऐसा पिस्टन होता है जो जरूरत पड़ने पर ऊपर, नीचे से कोई दाब उसके ऊपर पड़ता है तो ऊपर चला जाता है, और यदि उस पर जो है ऊपर से कोई दाब पड़ता है तो नीचे की ओर चला आता है। तो एक स्वचालित पिस्टन हम विलयन की ओर रख देते हैं। जब हम इस पिस्टन को रख करके भी काम करते हैं, इस पर हम कुछ बांट रख देते हैं, भार रख देते हैं।
भार रखते जाते हैं। तो चूंकि इधर विलायक के अणु प्रवाहित हो रहे हैं, जा रहे हैं इधर से शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, उधर लेवल बढ़ रहा है और हम देखेंगे कि एक दाब जो है इस पर पिस्टन पर नीचे से ऊपर की ओर लगना प्रारंभ हो गया, क्योंकि यहाँ पर जल की मात्रा इसमें बढ़ रही है विलयन की ओर। अब हम उसी समय यहाँ पर बांट रख करके इसको दबाते हैं। जब इसको हम दबाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो विलायक के और अणुओं का प्रवाह है वह रुक जाएगा। इस प्रकार से हम देखेंगे कि परासरण क्रिया रुक जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विलायक के और अणुओं का प्रवाह है वो रुका। कब रुका? जब हमने इस पर स्वचालित पिस्टन पर भार रखा। तो इस भार रखने से पिस्टन पर एक बाह्य अतिरिक्त दाब उत्पन्न हुआ, जिसने विलायक के और अणुओं के प्रवाह को रोक दिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परासरण दाब वह बाह्य अतिरिक्त दाब है जिसे विलयन की ओर, ध्यान रहे यहाँ पर हम विलयन की ओर ही यह दाब लगाते हैं भार के रूप में, भार के द्वारा। तो हम फिर कह सकते हैं कि परासरण दाब वह बाह्य अतिरिक्त दाब है जिसे विलयन की ओर लगाने पर या आरोपित करने पर विलायक के और अणुओं का प्रवाह रुक जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परासरण दाब विलायक के और अणुओं के प्रवाह को रोक देता है। और यह बाह्य अतिरिक्त दाब है, बाहर से लगाया गया दाब है, इसलिए इसने विलायक के और अणुओं के प्रवाह को रोक दिया। तो परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए परासरण दाब की। परासरण दाब वह बाह्य अतिरिक्त दाब है जिसे विलयन की ओर आरोपित करने पर विलायक के और अणुओं का प्रवाह रुक जाता है। अब हम ये देखते हैं कि परासरण दाब का निर्धारण कैसे करते हैं। अब यहाँ बात आती है कि परासरण दाब का निर्धारण कैसे करेंगे, हम कैसे जानेंगे कि कितना परासरण दाब यहाँ पर उत्पन्न हुआ या कितना हमने बाह्य अतिरिक्त दाब लगाया। तो इसके लिए हम आपको अगली क्लिप में चलेंगे और वर्कले हर्टले विधि का वर्णन करेंगे। वहाँ पर उन्होंने किस तरह से यंत्र बनाया जिसके द्वारा सुना था कि यदि हम विलयन की ओर कुछ बाह्य अतिरिक्त दाब आरोपित करें तो परासरण क्रिया स्वतः बंद हो जाती है, जिसमें कि विलायक के और अणुओं का प्रवाह रुक जाता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में कि कितना हम दाब आरोपित करें, उसके लिए दो वैज्ञानिक सामने आए, बर्कले और हार्टले। सन 1904 ईस्वी में इन्होंने एक यंत्र का आविष्कार किया जिसकी सहायता से हम बड़े ही सरल तरीके से परासरण दाब का निर्धारण कर सकते हैं। तो आइए हम इनके उस यंत्र को देखें। इनके यंत्र में एक स्टील का बना हुआ पात्र है, या आप यूं कह सकते हैं कि जैकेट होता है। चित्र के अनुसार स्टील का एक बना हुआ बड़ा सा पात्र होता है। इसमें एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा करके विलायक व विलयन को हम पृथक कर देते हैं। अब जो अर्धपारगम्य झिल्ली लगती है वह झिल्ली यहाँ पर रासायनिक झिल्ली होती है। रासायनिक झिल्ली जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कॉपर फेरोसाइनाइड की, जिसका सूत्र Cu2FeCN6 होता है। इस झिल्ली की खासियत यह होती है कि यह लगभग 100% सिलेक्टिव होती है और इसके द्वारा केवल विलायक के अणुओं का ही प्रवाह होता है, विलेय के अणु का प्रवाह नहीं होता है। तो यहाँ पर यह स्टील का एक जैकेट हो गया और इसके भीतर यह अर्धपारगम्य झिल्ली हुई, इसको हम शॉर्ट में ESPM कहते हैं। अब इस भाग में हम विलायक भर देते हैं। इस भाग में हम क्या भरते हैं? विलायक भरते हैं। अब जब विलायक को तो कहीं से लाना पड़ेगा, मान लो इसकी सांद्रता हमें बढ़ानी है, मात्रा बढ़ानी है, तो इसके लिए हम एक नली यहाँ लगा देते हैं जो बाहर तक जाती है और इस नली की सहायता से हम
इसके अंदर विलायक की सांद्रता को मेंटेन किए रहते हैं। यह क्या है? विलायक है। अब हमें यह भी देखना है, जैसा जानते भी हैं हम, कि विलायक के अणु ही प्रवाहित होते हैं विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा। तो ये परासरण प्रक्रिया प्रारंभ है अथवा नहीं, इसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय होता है कि विलायक का जो लेवल होता है, स्तर जो होता है, उसे गिरते रहना चाहिए और उधर विलयन में लेवल बढ़ते रहना चाहिए। तो लेवल इसका गिर रहा है कि नहीं, इसको जानने के लिए एक हम केश नली, जिसे अंग्रेजी में कैपिलरी ट्यूब भी कहते हैं, हम यहाँ लगा देते हैं। ये जो कैपिलरी ट्यूब होता है यह केश के समान बहुत महीन होता है। इसमें द्रव अपनी ऊंचाई से अधिक चढ़ता है या उतरता है। अगर जल है तो इसमें द्रव ऊपर चढ़ता है और यदि पारा है तो इसमें द्रव नीचे उतरता है। तो यहाँ पर हम केश नली लगा देते हैं और विलायक के रूप में हम जल लेते हैं। अब इस भाग में, जो कि दूसरा भाग है इसका, इस भाग में हम विलयन भर लेते हैं। विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों होते हैं। मान लिया जाए हमने जल लिया है विलायक के रूप में और उसमें थोड़ा सा शुगर या सॉल्ट कोई मिला देते हैं। मिला करके एक विलयन हम तैयार कर देते हैं। अब जैसा कि हमें परासरण दाब का निर्धारण करना है और विलयन की ओर ही हमें बाह्य अतिरिक्त दाब लगाना होता है, तो विलयन की ही साइड में हम यहाँ पर एक स्वचालित पिस्टन लगाते हैं, क्योंकि स्वचालित पिस्टन के माध्यम से ही हम इस पर भार रखते हैं। तो यहाँ पर हम एक स्वचालित पिस्टन रखते हैं। ये स्वचालित पिस्टन हुआ, ऑटोमेटिक स्वचालित पिस्टन, और इसी पर हमको भार रखना होता है। मान लो यहाँ पर बांध, और इसका संबंध हम एक दाब मापिस कर देते हैं कि कितना दाब उत्पन्न हुआ। दाब मापी से संबंध कर देते हैं, इस पर रीडिंग आती है। जैसे जैसे हम भार रखते जाते हैं और दाब विलयन के अणुओं पर पड़ता जाता है, वैसे वैसे सुई आगे बढ़ती जाती है, जिससे हम दाब की गणना कर लेते हैं। तो एक बार पुनः बताते हुए कि बार्कले और हैटले जो विधि है, ये एक अप्रत्यक्ष विधि है। इसी की सहायता से हम आसानी से परासरण दाब का निर्धारण करते हैं। इस विधि को इन्होंने सन 1904 ईस्वी में दिया था। इस विधि में इन्होंने एक स्टील का जैकेट या पात्र लिया, जिसमें कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली को अर्धपारगम में के रूप में लगाया और विलायक तथा विलयन को इसके द्वारा पृथक किया गया। हमने यह भी बताया कि विलायक को एक नली से जोड़ देते हैं, जिसके द्वारा इसमें विलायक की मात्रा को बराबर मेंटेन रखना होता है, और इधर एक केश नली से भी इसका संबंध कर देते हैं, ताकि अगर इसमें स्तर गिरता है केश नली के भीतर, तब हम मानते हैं कि विलायक के अणु किधर जा रहे होंगे। विलयन की ओर हमने बताया कि एक स्वचालित पिस्टन लगा देते हैं, और जिस पर कि हमें भार रखना होता है उसका संबंध एक हम दाब मापी प्रेशर गेज से कर देते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि प्रक्रिया में क्या होता है, कार्य कैसे करता है। चूंकि यह अर्धपारगम झिल्ली है, अगर यह न रही होती तो जाहिर सी बात है कि विलयन और विलायक एक ही में मिल गए होते और तन विलयन हो जाता, परंतु यहाँ पर अर्धपारगम झिल्ली है, इसलिए अब यहाँ पर विलायक के अणुओं का प्रवाह प्रारंभ होगा। चूंकि विलायक तो दोनों में भी है, विलयन में भी है और यहाँ विलायक में भी, लेकिन विलयन में विलायक की मात्रा कम है और यहाँ पर जो हमने विलायक लिया है ज्यादा है, अतः यहाँ से इस विलायक से ही विलायक के अणु प्रवाहित होना शुरू कर देते हैं। कहाँ जाते हैं अर्धपारगम झिल्ली द्वारा? ये जाते हैं विलयन की ओर। विलयन में इनके अणु जाने लगते हैं। अब जैसे ही विलायक के अणु विलयन में जाने लगे, अर्थात परासरण क्रिया प्रारंभ हो जाए, वैसे ही हम इधर स्वचालित पिस्टन पर हम कुछ बांट रखना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात भार आरोपित करने लगते हैं। जब भार हम रखते हैं तो पिस्टन नीचे की ओर दबता है। विलयन के अणुओं पर एक बाह्य अतिरिक्त दाब उत्पन्न होता है, जिससे जो विलायक के और अणुओं का प्रवाह है वह
रुक जाता है। उसी समय हम दाब मापी में प्रेशर गेज में ये देख लेते हैं कि कितना रीडिंग आ रही है और इस प्रकार से हम दाब की गणना कर लेते हैं। जहां तक सूत्र की बात है, चूंकि यह विलयन है और प्रायः घोल होता है, इसलिए हम गैसीय वान हॉफ के नियम के अनुसार यदि विलयन तनु है तो हम गैसीय समीकरण का यहाँ पालन करते हुए परासरण दाब को निकालते हैं। वह समीकरण है, जैसे कि आपको पता है, PV बराबर NRT, जहां N क्या है, मोलों की संख्या है, जिसका मान होता है N बराबर W बटा M, जो विलेय का भार या पदार्थ का भार बटा विलेय का अणु भार। ध्यान रहे यहाँ पर R ये घोल स्थिरांक है या विलयन का स्थिरांक है, जिसका मान उतना ही होता है 0.082 यहाँ पर होता है इसका मान, और P वायुमंडल में है, V जो है लीटर में है, T यहाँ पर केल्विन है। तो इस सूत्र की सहायता से हम परासरण दाब की गणना कर सकते हैं। अगले स्टेप में हम आपको बताएंगे इसके न्यूमेरिकल के बारे में। तो आपका पुनः स्वागत है। आइए हम एक इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि 0.5% ग्लूकोज का जलीय विलयन है। इसका हम 18 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, आइए हम इसका परासरण दाब की गणना करते हैं। 0.5% ग्लूकोज का जलीय विलयन है और इसके परासरण दाब की हमें गणना करनी है टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और R का मान जो कि कांस्टेंट है, घोल स्थिरांक, वह हमें पहले से पता है 0.082। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये प्रतिशत में दिया हुआ है, तो कोई भी प्रतिशत 100 में होता है, तो इसका मतलब हम जो आयतन लेंगे तो इसका 100 मिली में रहा होगा और उसे हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो इसका सूत्र है वो लीटर में ही आयतन को यहाँ लिया जाता है। ध्यान दें, तो इस प्रकार से आयतन हम यहाँ निकाल लेंगे V 100/1000, ये हो गया 0.1 लीटर। अब जहां तक दाब है, दाब की गणना हमको करनी ही है, और टेम्परेचर यहाँ केल्विन में है, लेकिन दिया किस में गया, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो टेम्परेचर की हम गणना कर लेंगे 18 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम 273 जोड़ लेते हैं तो ये जो 291, इसको जोड़ने पर 291 केल्विन ये बनता है। अब बात आई ग्लूकोज का जो भार है, तो भार चूंकि प्रतिशत में है, तो ग्लूकोज का जो भार है W वो 0.5 ग्राम बनता है यहाँ पर। अब यहाँ M भी लगेगा, अणुभार, तो ग्लूकोज का जो अणुभार होता है वो 180 होता है। तो इस प्रकार से हमें सारे मान मालूम हो गए। टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड हमने कन्वर्ट कर लिया केल्विन में, जो कि जोड़ने पर 273, ये आया 291 केल्विन। चूंकि प्रतिशत में 0.5%, तो 100 मान करके उसका हम ग्राम में कन्वर्ट किए तो 0.5 ग्राम हो गया। और ग्लूकोज का जो अणु भार होता है 180 होता है, और आयतन यहाँ पर चूंकि 100 में माना जा रहा है, मात्रा 100 में है, तो उसको हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं 1000 का भाग दे करके, तो जाहिर सी बात है कि 0.1 लीटर आता है। तो इस प्रकार से, और R का मान हमें सबको पता है 0.082 हम यहाँ रखते हैं, और इस प्रकार से हम इस सवाल को इस सूत्र की सहायता से हल करते हैं। तो आइए सूत्र में इसका मान हम रखते हैं। जो हम मान रखते हैं सूत्र में, तो चूंकि P पूछा जा रहा है तो P को हम ऐसे ही रहने देते हैं। V है 0.1 और स्मॉल w है 0.5 और M है 180 और गुणे R है 0.082 और T है 291। तो 0.1 से ये 0 कट गया, तो P गुणे 1 बराबर 5/180 गुणे 0.082 और गुणे 291। तो यहाँ P बराबर आ गया। जब हम इसको हल कर लेते हैं 5 भाग इसमें दे करके सब करके, तो 0.66 वायुमंडल यहाँ पर आता है। इस प्रकार से आपको हमने एक सवाल बताया। कितना उत्तर आया?
0.66 वायुमंडल।